सभी मित्रों को जय भीम, नमो बुद्धाय और नमस्कार। आज हम बाड़मेर ज़िले से एक हमारी शिक्षा जागरूकता मिशन के तहत हमारा एक सप्ताह का एक दौरा है मेवात क्षेत्र का। और मेवाड़ में हम कल ही यहाँ उदयपुर आए हैं और हमारा शिक्षा जागरूकता मिशन के तहत हम अधिकतर अच्छे लोगों से अस्थि हस्तियाँ, लेखक, कवि या शिक्षा से क्षेत्र से जितनी भी जुड़ी हुई उन हस्तियों से हम आपसे मुखातिब करवाते हैं, मिलवाते हैं, ताकि ऐसी शख्सियतें जिन्होंने इस समाज में, इस राष्ट्र में बहुत सारा एक नया आंदोलन खड़ा किया हो, एक नई क्रांति पैदा की हो। और आज हम उदयपुर में, इस झीलों की नगरी राजस्थान में मौजूद है। और आज हम आपको एक लेखिका यानी नारी शक्ति, जिन्होंने एक अच्छा बहुजन समाज के लिए जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने उनकी इतिहास के बारे में उन्होंने लेखनी के माध्यम से, कलम की ताकत के माध्यम से अपने सामने रखा है और उन्होंने इन महापुरुषों को अपने सामने वास्तविक उनका इतिहास पेश किया है। हम आज आप उन लेखिका शख्सियत से मिलवाते हैं, डॉक्टर कुसुम मेघवाल से। और हम मौजूद है तो मैं कुसुम लता जी से अभी आपसे परिचित करवाते हुए उनकी पूरी संघर्ष भरी जिंदगी से रूबरू करवाऊंगा कि आपने ये मिशन कब से शुरुआत किया और यहाँ से करते करते आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे अहम संघर्ष रहे जिनकी मजबूती के साथ आज आप इस मुकाम पे खड़े हैं। मैम से आपका कहाँ से शुरू हुआ ये मिशन और आज आप? पहले मैं आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ और आप यहाँ पर आए तो मैं आपका हृदय से आपका अभिनंदन भी करती हूँ। दूसरा है कि जो आप ये प्रश्न पूछ रहे कि कब से जुड़ा दिया, मैंने कम से कम 1980 से शुरू किया है। 1980 से छोटे लेवल पर मैंने उदयपुर ज़िले में ही स्कूलों में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि शिक्षा हमारा प्रथम दायित्व है। तो अपने बच्चों को जहाँ भी देखती मैं सरकारी स्कूलों में कि पढ़ नहीं पा रहे या कोई फीस जमा नहीं करा पा रहे, किसी को ड्रेस नहीं है, जूते नहीं है, तो वो सब में एक छोटे लेवल पे मैंने काम शुरू किया था। लेकिन फिर वो काम उदयपुर ज़िले से बढ़ते बढ़ते राजस्थान फैला, राजस्थान से इंडिया में फैला, इंडिया छोड़ वो अब बाहर भी गया और काफ़ी लोगों ने मतलब सब जगह पूरी इंडिया में बुला के मुझे सम्मानित भी किया है इस काम के लिए कि वास्तव में इतना काम करना एक ऐसे निकल के घर से निकल कर, एक तो क्या है कि महिलाओं पर इतने प्रतिबंध होते हैं कि महिलाएं घर से निकल नहीं सकती। लेकिन मैंने उन प्रतिबंधों से हर जगह संघर्ष किया, हर कदम पे। मेरा जो अभी जीवन की जो बायोग्राफी निकली है उसका मैंने नाम यही लिखा, 2 पार्ट में निकली है, तो उसका मैंने नाम यही रखा है कि हर कदम एक संघर्ष मुझे करना पड़ा जो मैं यहाँ तक आई हूँ। इतना आसान नहीं है महिलाओं के लिए समाज में काम करना, हर कदम पे आपके प्रतिबंध होते हुए, चाहे ऑफिस हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन बाबा साहब को जब एक बार मैंने पढ़ लिया तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मुझे किसी ने नहीं कहा मैं इस तरह से अपनी नौकरी को बलिदान कर दूँ या अपना सब कुछ सुख छोड़कर मैं इस रात पे काम करूँ। लेकिन एक दिल में आवाज़ होती है और मैं ये कहती हूँ जिसने अगर बाबा साहब को रियल वास्तव में अगर दिल से पढ़ लिया और उसको पढ़ के अगर रखा नहीं एक तरफ, उसको जीवन में अगर उतारोगे तो आप कभी रुक नहीं सकते, आपके पाँव कभी रुक नहीं सकते, आप हर संघर्ष का सामना करोगे। तो मैंने मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरी नौकरी थी, मैं मैनेजर थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। तो वो वहाँ पर क्योंकि हर जगह हर कंपनी में या पूरे भारत में कहीं भी देखो लेबर तो हमारे होते हैं, तो हमारे लेबर को कुछ पता नहीं था कि बाबा साहब कौन है कौन नहीं है। तो बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर थे तो उनके लिए क्या किया क्या नहीं किया, तो ये सब चीज़ें फिर मैं बताने के लिए, क्योंकि हर काम पराधीन से नहीं होता। तो उस समय मैं जीप चलाती थी तो मैं आगे बैठती और मजदूरों के पीछे बैठा, क्योंकि सब डरते हैं ना नौकरी से, भाई ऐसा हुआ मैं नौकरी से निकाल देंगे। तो मैं जीप चला के उनको अपने कंपनी से दूर ले जाती, उनको बाबा साहब के विषय में बताती, देखो बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने संविधान बनाया, अपने मजदूरों के लिए तुम लोग मजदूरों की सरकार बना सकते हो, अगर वास्तव में तुम ये करो तो बाबा साहब के रास्ते पे चलो। तो उन लोगों को समझाते समझाते मेरे पास लगभग 4000 मेंबर जुड़ गए थे। तो उन सब लोगों ने इंटर को चंदा देना बंद किया, तो इंटर को और मैनेजमेंट को एक खतरा पैदा हो गया कि भाई अगर इस तरह से ये बढ़ती रही तो ये तो सभी लेबर ले लेगी, तो फिर हमारे पास क्या रहेगा। तो ये इन यूनियन ने जो जमी हुई थी नेशनल लेवल पर इंटर यूनियन, तो वो उन्होंने और मैनेजमेंट ने मिलकर एक साजिश रची कि इसके अगर पाँव नहीं रोके गए तो ये मतलब सब लेबर ले लेगी। ये करके उन्होंने एक साजिश रची, 10 चार्ज मेरे ऊपर लगाए कि ऑफिस लेट आती है और काम नहीं करती है और कंपनी के मजदूर को भड़काती है, तो इस तरह से। और मैंने उनको कई बार कहा अगर मैं गलत करी तो आप मुझे लिखित में दे दो, लेकिन लिखित में नहीं देते, बस वो डराते कि यहाँ कंपनी में अम्बेडकर का नाम भी नहीं लोगे और कभी यहाँ पर SC/ST का कोई काम नहीं करोगे, हमारे विरुद्ध कोई भी लेटर दिल्ली में पार्लियामेंट को या किसी को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को लिख के नहीं भेजोगे, तो ये अगर करोगे तो आपकी नौकरी खतरे में जाएगी।
तो मैंने उनके सामने कह दिया, मैंने कहा सर देखिए ये नहीं हो सकता, मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो बाबा साहब की बदौलत खड़ी हूँ, मेरे पास मेरी साड़ी, मेरी कलम, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ बाबा साहब का है, उनकी बदौलत मैं आई हूँ। और उनकी बदौलत अगर नौकरी चली जाएगी तो मैं परवाह नहीं करूँगी, ये काम तो मैं बाबा साहब को करूँगी, मेरे विचार मेरे से कोई ले नहीं सकते। तो इस तरह से मतलब काफ़ी मतलब लोभ भी दिया कि हम तुम्हें मतलब कांग्रेस का टिकट भी देंगे और दिल्ली से हम चुनवा के ले आएंगे, करोड़ों खर्च भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे। तो मैं उनको मतलब कहा, मैंने कहा सर ऐसी बात है कि मैं खरीदने के लिए, मुझे खरीदने के लिए आपका नोट अभी तक छपा ही नहीं है। मैं अपनी गारंटी लेती हूँ, मैं दुनिया की गारंटी या दूसरे की नहीं लेती, लेकिन अपनी गारंटी कि मुझे कभी कोई खरीद नहीं सकता, मेरे मिशन मेरे से कोई ले नहीं सकता। तो फिर मैं इस तरह से उसके टेबल में पेन फेंक के आ गई थी। और फिर बात ठीक है, वो तो होना था, मुझे पता था सस्पेंड भी करेंगे, नौकरी से निकाल, लेकिन मैं डरी नहीं। तो फिर मैंने उस समय, मैं कम से कम मैनेजर थी और 25,000 उस समय मुझे सैलरी मिलती थी, लेकिन अगर आप यही समझौता करते तो आप मिशन का काम नहीं कर सकते। अगर हम वहीं पर रहते तो आज डायरेक्टर के पद पे भी होते तो आज सोचते कि 2-2.5 लाख हमें भी मिल जाते। लेकिन ये बाबा साहब का जो मिशन का काम है, ये सेक्रीफाइस का, ये रास्ता यानी सेक्रीफाइस आपने का। इतना बहुत अच्छा और आपने संघर्ष पर किया, आपको इतनी संघर्ष के बाद भी आपने कभी उनके सामने आप झुके नहीं और आपकी जो कलम थी आपने उसको बिकने नहीं दी। लेकिन शुरुआत में आपकी शादी भी बहुत पहले हो गई थी, उसके बाद में आपकी बीच में शिक्षा का भी आपकी बीच में छूट गई थी, फिर आपने बीए भी किया, एमए भी किया, आपने पीएचडी भी की। तो उसके दौरान आपका जो बीच का एक गैप रहा, पारिवारिक जीवन का जो गैप रहा उसमें, और फिर बाद की एक नई शुरुआत हुई, उसका एक टर्निंग पॉइंट आपसे कहाँ लगा? आपने ऐसा बाबा साहब का या ऐसे महापुरुषों का कौन सा आपने विचार या कौन सा ऐसा एक साहित्य पढ़ा जो आपकी पूरी की पूरी वो जिंदगी है वो बदल गई? ये है मतलब मेरे पिताजी जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमारे पिताजी 14 अप्रैल की एक छोटी सी तस्वीर लेके अपने मोहल्ले में जाते थे। तो वहाँ वो रखते, फिर उनके विषय में भी बताते हमें कि भी इस तरह से इन्होंने अपने पढ़ने का रास्ता खोला, इन्होंने देश का संविधान बनाया। वो हमें फोटो भी बताते हैं जो संविधान पेश करते, राष्ट्रपति को जो पेश कर रहे। तो वो बचपन का दिमाग था, लेकिन अब क्या 16 साल की उम्र में शादी हो गई। तो शादी भी गांव में हुई, तो वहाँ तो हमारा सब कुछ छूट गया ना, पढ़ाई भी छूट गई, तो फिर का क्या है, आगे कुछ करने। 10 साल मैंने अपने गांव में इस तरह से घूंघट में रहकर या खेतों में काम करके मैंने 10 साल बिताए। लेकिन जब मेरे बच्चे भी मेरे साथ खेती कर रहे थे, तो मुझे, मेरा अपना तो भूल गई, मुझे बच्चों का भविष्य नज़र आ रहा है कि अगर मैं यहीं रही गाँव में, ये बच्चे हमेशा खेती करते रहेंगे। तो फिर मैंने अंदर से अपना एक विल पावर था, तो फिर तुम्हारा और मैं गांव छोड़कर मैं आ गई। उस समय मुझे किसी ने साथ नहीं दिया था, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर उदयपुर आ गई थी। और उदयपुर नहीं, पहले बांसी गांव में, बांसी गांव में आई थी। तो वहाँ पर कोई मकान कमरा नहीं देता था। आखिर क्या रहे वो, तो ये इस तरह से उधर चमार बोलते थे कि देखिए अरे ये चमाटी आई है, ये मास्टरनी बन के आई है, ये अपने बच्चों को पढ़ाएगी। कोई कमरा नहीं देता था। तो मुश्किल से मैंने, जैसे गाय भैंस बांधते ना, उधर दूर एक छोटी सी झोंपड़ी थी। तो उन्होंने कहा अभी रहना है तो वो वहाँ, ये झोंपड़ी है तुम वहाँ रह जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मुझे रहना था, बच्चों को संभालना था। तो फिर इस हिसाब से मैं वहाँ रही। फिर जब मैंने घर छोड़ दिया एक बार, तो जैसे उदयपुर से ही आया भी, तो घर छोड़ ही दिया तो तुम उदयपुर में आ जाओ, शहर में तो मतलब कई काम होते हैं, नौकरी भी लग जाएगी। इस तरह से वहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ उदयपुर में आए। फिर हमने सिलाई भी करी। मतलब उस समय क्या सिलाई के देते थे, 10 पैसे 25 पैसे, ऐसा मतलब संघर्ष करके यहाँ उदयपुर में बसे। फिर यहाँ पर जो ये प्राइवेट, मैंने जब बीए के लिए 10 साल के बाद जब मैंने पहली बार फार्म भरा और मैं उसमें निकल गई, तो मुझे ये लगा कि मैं पढ़ सकती हूँ। क्योंकि 10 साल के बाद आप ऐसे वातावरण से निकल के और किताबें टच भी नहीं करो, और फिर आप तो पहले साल भी निकल के, मुझे लगा मैं पढ़ सकती हूँ। फिर मैंने प्राइवेट रूप से सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, बीए हो गया। फिर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, इधर पढ़ाई करती गई। इधर सबसे पहले मेरी नौकरी लगी थी यूनिवर्सिटी में, उदयपुर यूनिवर्सिटी, अभी तो इसका नाम बदल के मोहनलाल सुखाड़िया कर दिया है। उदयपुर यूनिवर्सिटी में 75 में मेरी नौकरी लगी थी। और वहाँ रहते हुए भी मैंने एमए किया। तो उसके बाद जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसमें वांट्स निकली थी हिंदी ऑफिसर की। तो हालांकि मेरा उसमें रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन मैंने दिया था, मैंने इनको अप्लाई कर दिया कि मैं एमए मैंने दिया है, मैं सेकंड डिवीज़न पास होंगी, मुझे पूरा विश्वास है, आप मुझे इंटरव्यू के लिए चांस दिए। यानी आपका तो शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई, हाँ, फिर वहाँ से उच्च जो आपका एक माँ बाप का जो वातावरण में आपके माँ बाप ने, माता पिता ने जो आपको एक पढ़ाया था, एक शिक्षित किया था कि भाई मेरी बेटी उस ज़माने में, जिस ज़माने में और आज ज़माने में रात दिन का फ़र्क है, धरती आसमान का फ़र्क है, उस ज़माने में बेटियों को पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात थी, और वो भी इस क्षेत्र में। तो वहाँ माँ बाप ने आपको पढ़ाया, और फिर बीच में आपके 10 साल का गैप पड़ गया, फिर बाद में आपने एक नई शुरुआत की। तो फिर बाद में आपके परिवार के किस सदस्य का ज़्यादा सहयोग मिला ताकि आपकी वापस एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो?
इसमें हमारे बड़े भाई साहब का भी सहयोग रहा और मेरे हस्बैंड का भी सहयोग रहा कि भाई ठीक है, अगर पढ़ना चाहती है तो परीक्षा तो तुम्हें देनी पड़ेगी, तो परीक्षा दो, ये करो। फिर माता जी ने तो मतलब देखिए उस समय पिताजी और माता जी ने अपने समाज का बहुत विरोध सहा, क्योंकि मेरे 4 भाई थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आप लड़की को पढ़ा के क्या करोगे, लड़की को पढ़ा के कोई चित्तौड़ का किला फतेह कराना गई। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि नहीं, मेरे जो बेटे पढ़ाई कर रहे हैं मैं बेटे के बराबर बेटी को भी पढ़ाऊँगा। तो इस तरह से मेरी माँ ने भी मेरे को बहुत साथ दिया। नहीं थे कि आजकल वो लगा देते हैं काम में वो, लेकिन मेरी माँ मुझे कहती नहीं तुम पहले स्कूल का काम करो, ये करो। वो आज से 100 साल पहले की बात है। आप सोच सकते हैं आज भी हमारे समाज में लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। अभी भी कोई 5वीं पास करके बंद हो रही, कोई 10वीं भर के बंद हो रही, नहीं घर से बाहर नहीं निकलना, वो नहीं करना। तो ये सब प्रतिबंधों के लिए आज मतलब आपको हिम्मत करके आपका खुद को निकलना पड़ता है। तो इसके लिए मतलब ठीक है, तो आपको जो साथ मिल जाता है थोड़ा बहुत तो मिल जाता है। बाकी आप ये पुरुष प्रधान समाज है, इसमें आपको हर कदम पे आपको तो रोड़े अटके थे, आपको कई तरह की बातें भी सुननी पड़ती, लेकिन उन सबको किनारे करके आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो फिर क्या है कि फिर शुरू में मेरी कहानियाँ छपती थी अखबारों में कहानियाँ छपती थी, तो धीरे धीरे लोगों का प्रचार भी हुआ। फिर एक बार एक कंपटीशन निकला था कि भाई क्या खोया क्या पाया, वो नेशनल लेवल का कंपटीशन था। तो उसमें उस समय मेरे को इतनी कलम नहीं चलती थी, लेकिन क्योंकि जीवन में जो अनुभव था कि भाई वो मैंने लिखा कि 11वीं पास थी और शादी हो गई, तो एक तरह से मैंने अपनी लाइफ खो दी ना। तो वो सब लिख के मैंने खाली एक अपना अनुभव लिख के भेजा, क्या खोया क्या पाया। तो उसमें मेरे को उन्होंने सेकंड अवार्ड दे दिया। उसके बाद मेरे पास काफ़ी लेटर आया, लोगों ने पूछा कि हम आपकी लाइफ पे फिल्म बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ऐसी रियल लाइफ नहीं मिलती है। क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ खेती करते थे उन बच्चों को भी मैं आखिर गांव से उठा के लाई। तो ये एक बड़ी सरप्राइज़ वाली, सब लोग सरप्राइज़ करते हैं कि वो बच्चे आज भारत की सर्वोच्च जो आपकी नौकरी है, सर्वोच्च सेवा आईएएस, उस आईएएस में वो बेटे जो गए, तो सबको एक आश्चर्य हुआ कि भाई एक लड़की अगर इतनी हिम्मत करती है कि वो गांव से उठाकर आती है और अपने बच्चों के लिए इतना मेहनत करती है, पढ़ाती है, तो बच्चों के अंदर विल पावर तो उनका होता है ना पढ़ने का, अपन तो उनको अवसर देते हैं, चांस देते हैं। तो आज वो बेटा कम से कम चीफ सेक्रेटरी के पद पे पहुंच चुका है, 91 का बैच है। तो दुनिया भर की जगह जगह कमिश्नर रहा, कलेक्टर रहा, दुनिया भर के जो पद पर रहा, और उसने मतलब इतना काम किया। और आज जब ये जो आईएएस जो लास्ट प्रमोशन होता है चीफ सेक्रेटरी तक वो पहुंच चुका है। आज आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनके वो चीफ सेक्रेटरी के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं। आपके माँ बाप ने आप बेटियों को पढ़ाया, तो आप कितनी बहनें थी, कितने भाई थे, उसमें से कितनी बहनें या पूरे परिवार को पढ़ाया, या फिर उसमें भी कुछ विषम परिस्थितियों के कारण कुछ बहनें या भाई नहीं पढ़ पाए या कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसा भी कुछ विशेष मोड़ या पारिवारिक समस्याएं रही? नहीं, मैं अपने भाइयों में अकेली बहन थी, बहन में अकेली हूँ। तो वो इस तरह से मैंने अपने हिसाब से सभी का लाड प्यार मुझे मिला और सभी का सहयोग भी मिला। तो इस तरह से मेरी तो और कोई आपकी बहनें आपकी इतनी एक बहनें जो नहीं। सफ़र है वो पूरा संघर्ष भरा रहा है कि आपके बीच में पढ़ाई भी छूट गई, फिर आपने गांव में खेती बाड़ी भी की, पशुपालन भी किया, फिर गांव से हट के आप शहर में भी आए, फिर आपने पढ़ाई, फिर बाद में दोबारा शुरुआत की, बीए एमए की, फिर आपने पीएचडी की, फिर आपकी जिंक पावर लिमिटेड मैनेजर पद पे भी आपकी ड्यूटी लगी, और आपने महिलाओं को जागरूक भी किया, महिलाओं को संगठित करके एक यूनिट के तौर पे एक जो मजदूर लेवल के जो अधिकार और हक होते हैं उनके लिए आवाज़ उठाई आपने। तो इतना आपने संघर्ष के दौर आपने परिवार में और बेटों के संबंधित पढ़ाई में भी आपने कोई व्यवधान या क्या क्या समस्या आई, क्योंकि इतना आपने संघर्ष भरा यदि सफर तय किया है, तो परिवार के लिए आप कैसे समय दे पाती थी, आप परिवार के लिए आप कैसे मैनेजमेंट कर पाती थी कि आज बेटे जो सबसे बड़ी जो भारत की सर्विस है आईएएस उस पद पर पहुँच पाए? देखिए ये प्रश्न मेरे से वो, क्योंकि मेरे इंटरव्यू बहुत हुए, तो जो दिल्ली दूरदर्शन है वहाँ भी मेरे इंटरव्यू हुए थे, तो उन्होंने भी यही पूछा था कि आप इतना समय कैसे निकालती, लिखना पढ़ना, पूरे प्रदेश में जाना, भाषण देना, फिर घर का काम करना, बच्चे संभालने संभालना। तो मैंने उनसे कहा देखिए मैं कभी अपना फालतू टाइम, जैसे लोग किटी पार्टियों में जाते हैं या कोई किसी जा रहा है, ये सब फालतू के जो होती है ना, उनमें मैंने कभी 1% भी मैंने अपना समय ख़राब नहीं किया। तो मेरा समय यूँ बचता था। फिर सवेर से शाम तक भले ऑफिस में हो तो चलो महिलाएं कहीं तो लेडीज़ रूम में बैठ कर गप्पे हाँकती, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे टाइम पे अपने गप्पे हाँकने में कभी अपना समय ख़राब नहीं किया। और पढ़ने के लिए मैं अपना रात का समय निकालती थी, क्योंकि क्यों सवेरे से शाम तक तो आपके घर में कोई आ रहा कोई जा रहा, घर गृहस्थी का काम है। और फिर भी ये जो मैं रात को 10 बजे के बाद अपना पढ़ने बैठती, नोट्स बनाती, रात को 10 बजे जाती, 10 बजे, ताकि सब बच्चे भी सो जाते हैं, सब सो जाते हैं। उसके बाद में क्योंकि उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, आपको अपने आराम के समय को, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि चलो तुम पढ़ाई करो हम काम करते, ये कोई नहीं। आपको अपने आराम के समय में ही आपको टाइम निकालना पड़ेगा और आपको
अपने पढ़े। तो मैंने इस तरह से पढ़ाई करी। फिर जो घर गृहस्थी में जो अभी आप बच्चे देख रहे हो घर में जो काम करने वाले, ये भी 80 से आए। 80 के बाद मैंने घर में काम करने वाले लड़के रखे। और उसके बाद देखिए ये भी एक अचीवमेंट है कि इस घर में काम करते करते 9 लड़कों की सरकारी नौकरियां लगी हैं। क्योंकि मेरे काम नहीं करने से 2 फायदे हुए। अगर मैं घर गृहस्थी रसोई में उलझ जाती थी, जितना साहित्य आप देख रहे, आज 96 मेरी किताबें हो चुकी है, तो एक तो ये मैं नहीं लिख पाती, क्योंकि समय मिलता है तो काम होता ना। घर गृहस्थी में आप फंस गए, अरे आज चावल बिनो, गेहूँ बिनो, ये करो, वो करो, ये करो, ये घर की सफाई करो, कपड़े धो। अगर महिला उसी में फंस जाती है तो वो कोई काम नहीं कर सकती। तो मैंने शुरू से जो लड़के रखे थे, शुरू से लड़के यहाँ पर छोटे छोटे लाती थी, कोई तीसरी में पढ़ता, चौथी में पढ़ता, उनको ला के मैं पढ़ाती, उनका खर्चा उठाती, उनको सब मतलब उनको हर तरह से उनको गाइड करती। तो 9 लड़के मेरे यहाँ से निकल के सरकारी नौकरियों में गए। अभी तो हमें भी खुशी होती है, हम भी कहीं जाते हैं तो जोधपुर साइड में भी है, इधर केरवा डूंगरपुर साइड में भी है, चित्तौड़ साइड में, वहाँ भी जाते हैं। मैं उनके घर में ठहरती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। भी ये लड़के हमारे घर से निकले, वो भी आज तक हमें अच्छा मानते हैं कि हमें माँ की तरह प्यार दिया, डांट भी दी, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें होशियार बनाया, हमारी ज़िंदगी बनाई। इस तरह से ये आप काम कर। अभी जो लड़का आप देख रहे हैं कम से कम 22 साल से मेरे घर में काम कर रहे हैं। इसके पहले कम से कम 9 लड़के काम कर। ये बहुत बड़ा सहारा। अगर तो और ये महिलाओं के लिए, मैंने कई बार, मैं हर जगह पूरी इंडिया में जाती हूँ, पूरे भारत में जाती हूँ। महिलाओं ने जो एक मेरी लाइफ पे फिल्म बनी थी, वो आप भी देख सकते हैं, उसको हमने यूट्यूब पे डाल रखी है, मैं भी एक इंसान हूँ। पहले तो उसका हमने वो बनाई थी सीडी, तो 3000 सीडी बनाई थी, वो सब खत्म हो गई। वो सीडी देख देख के मैं, बहुत सी महिलाएं तैयार, सबसे ज़्यादा महिलाएं हरियाणा में तैयार हुई। और मैं जब भी वहाँ जाती तो माला पहनाने के लिए होड़ लग जाती, नहीं नहीं मैडम को पहले हम पहनाएंगे। तो वो फिल्म है, वो मेरी लाइफ की एक तस्वीर है कि मैं एक इंसान के रूप में जीना चाहती थी, कि समानता के रूप में जो बाबा साहब ने हमें संविधान में समानता का अधिकार दिया। पूरे संविधान में आपके कहीं भी लिंग भेद नहीं है, आपको जीने का पूरा अधिकार है, एक प्राकृतिक रूप पे भी। तो इस तरह से मैंने महिलाओं को काफ़ी मोटिवेट किया। तो आपने इतना बहुत बड़ा मिशन चलाया है, आपने बहुत बड़ी संघर्ष भरी जिंदगी एक तय की, एक सफर तय किया, और आपने पूरी भारत सहित आप विदेशों में भी आपने बहुत बड़ा एक अपना इस शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा की है। तो इसमें आपका आर्थिक कि उस ज़माने में आपका वहाँ जिंक लिमिटेड पावर से वहाँ भी हट जाना और पारिवारिक और भी जिम्मेदारियाँ, बच्चों को पढ़ाना, इसमें आपको आर्थिक कितनी मजबूरियाँ झेलनी पड़ रही है, आर्थिक कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी आपको? देखिए मेरी सर्विस चली गई, मैं नौकरी चली गई, लेकिन मुझे कभी आर्थिक समस्या मेरे सामने नहीं आई, क्योंकि बाबा साहब की मेहरबानी से मेरे पास इतना बड़ा घर है, इसमें 17-18 कमरे हैं। तो और मेरा ऐसा फालतू शौक भी नहीं, आज लिपस्टिक खरीद लो, बिंदी खरीद लो, ये इसमें ये जो महिलाओं के जो फालतू के खर्चे होते हैं ना, वो खर्चे मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास मामूली मेरा जो घर का किराया आता है, उस घर के किराए से बराबर काम चलता रहा। फिर जो बेटे हैं तो बेटे भी देते हैं, ऐसा नहीं ना, उनको जितना भाई फिर भी मैं अपना बेटे अपनी तरफ से देती हैं, उनसे भी रहता है। ये सब इस तरह से मुझे, अभी भी मैं यही कहती हूँ, नौकरी चली गई कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे कभी भी मतलब आर्थिक परेशानी नहीं आई। मतलब बाबा साहब की मेहरबानी से भले हम दाल रोटी खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं, हमने कभी मतलब ये नहीं सोचा करो आज पैसे नहीं है, आज पैसे नहीं, ये काम कैसे होगा। इतनी किताबें आप छपते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये किताबें छापने के लिए भी हमने किसी से पैसा नहीं लिया। लेकिन नौकरी के टाइम पे मैंने जो सोना बनाया, उस समय सोना भी सस्ता था, मैंने अपने हाथ से 100 रुपये तोला सोना खरीदा, 500 रुपये तोला खरीदा, 1000 रुपये तोला खरीदा है। तो ठीक है, करते क्या उस समय, ठीक है भाई ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। तो वो सोना में आज बेच बेच कर, ये जो किताबें आप देख रहे हैं, आज तो 1 साल का मेरे 3.5 लाख का बिल आता है। तो जब भी देखती हूँ भाई ये है, ठीक है, कुछ सोना बेच देते हैं, फिर जो किताबें निकलती है तो अपने लागत के हिसाब से मैं वो उसको प्रेस में चुकाती रहती हूँ। तो ये आज क्या महिलाओं को एक सोने से इतना वो लगा होता है, अरे नहीं ये नहीं बेचना, ये नहीं करना, क्या सोना आपके अलमारी में पड़ा रहेगा, उसको कोई नहीं देखेगा। लेकिन आपका जो साहित्य है ये सदियों तक चलेगा, किसी भी घर में पड़ा रहेगा, तो हर कोई बच्चे से बच्चे आएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी साहित्य पढ़ेंगे। तो मैंने वो अपना सोने का मोह खत्म करके, मेरे पास कम से कम अभी कम से कम 15-20 तोला सोना मैं बेच चुकी हूँ धीरे धीरे, कि बस ये बिल चुकाना, चलो किताबों से पैसा। अभी देखिए 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है और कई प्रोग्राम हो नहीं रहे, किताबें जा नहीं रही है, लेकिन फिर भी मुझे चुकाना है। तो ठीक है, ऐसे समय पे मैं अपना थोड़ा गोल्ड निकालती हूँ, बेचती हूँ, चुका देती हूँ। और फिर कभी कोई आता है पैसा, कभी 2000 मिला, 5000 में उसमें थोड़ा और कुल मिला के प्रेस में जमा करा देती हूँ। तो ये इस तरह से तो मेरा ये यानी काम आपका चलता है। एक जो महिलाओं में सोने के प्रति जो इतना लगाव रहता है, आपने वो सोने का लगाव ना रखे, आपने एक साहित्य और कलम का लगाव रखा, और कलम की बदौलत ही आप आज इस मुकाम पे। तो अभी तक आपकी सबसे ज़्यादा कौन से आपका ऐसा
लेखनी है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रतियां बिकी हो? कौन सा ऐसा आपने एक साहित्य लिखा है जिसने एक नई क्रांति पैदा की हो इस राजस्थान या भारत में और सबसे ज़्यादा आपकी प्रतियां बिकी हो? देखिए, एक तो लेखक के लिए तो देखो सभी किताबें बराबर होती हैं। लेखक अपनी एक किताब लिखता है तो उसको उसको जो पीड़ा भुगतनी पड़ती है, तो मेरे लिए मैंने हर एक किताब, एक किताब का नहीं है कि मैं इस किताब के लिए ये मुझे कोई दर्द झेला हो, लेकिन हर एक किताब, आप मनुस्मृति के टाइम पे भी मुझे झेलना पड़ा, लेकिन मनुस्मृति जब छपी थी, मैंने लिखा था मनुस्मृति जब हिंदू का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसको कई ग्रंथ मानते, लेकिन मैंने उस ग्रंथ की धज्जियां उड़ाई थी, क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए और मतलब छुपरों के लिए इतना गंदा गंदा लिखा है कि मैं महिलाओं कहती तुम पढ़ो तो सही। तो उस ग्रंथ के लिए उस समय मेरे ऊपर काफ़ी मतलब हुए थे, हमले वगैरह हुए थे। कोई कहते थे तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या लिख दिया। तो मैं कहती थी कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट पढ़ा है, क्योंकि ऐसा है ना कि मैंने अपने दिमाग से नहीं लिखा है। आपने जो मनुस्मृति लिख के उसमें मैंने श्लोक निकाले हैं कि ये महिलाओं के लिए नहीं लिखा, मैंने अपने मन से थोड़ी लिखा। आप लोगों ने श्लोक लिखे, वो श्लोक मैंने निकाल के दिए। तो ऐसा और भी मतलब कई भी चीज़ें, जैसे बाबा रामदेव पे मैंने किताब लिखी थी, तो उस समय भी मुझे काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। मैं रामदेवरा भी जाती थी, 1 लाख पर्चे निकाले। उसके बाद किताब निकाली तो पोखरण के अपने मेघवाल धर्मशाला में रुकती थी, तो वहाँ भी मतलब लोग आते, तो वहाँ भी मतलब तमरों से काफ़ी मुझे मतलब ये संघर्ष झेलना पड़ा। लेकिन मतलब आज ये कम से कम बाबा रामदेव के तो कम से कम 7-8 हज़ार किताबें छप चुकी और जा चुकी। और अपने बाड़मेर के जो, आप तो बाड़मेर के हैं, बाड़मेर के बॉर्डर में जो अपने लोग गए पाकिस्तान में, उन लोगों ने भी बाबा रामदेव का उनको अपनी भाषा में, पाकिस्तानी भाषा में जो भी उन्होंने अनुवाद कर लिया, उनको ही पता चला कि बाबा रामदेव तो हमारे अपने हैं। तो ऐसे मतलब कई किताबें लिखी है। अभी वापस एक अभी वो इसकी ये है ना दूसरी किताब जो निकल ली, जलकारी बाई भी किताब निकाली। जलकारी बाई के टाइम पे भी कई लोगों ने कहा अरे ये कैसे हो सकता है। अरे मैंने कहा लक्ष्मी बाई तो लड़ी नहीं थी, वो तो पिछले द्वार से वो तो उनके ड्रेस पहन के चली गई थी, असली लड़ने वाली तो हमारी जलकारी बाई थी। फूलन देवी को भी लोग कहते हैं फूलन देवी डकैत थी। और फ्रांस से एक महिला आई थी भारत में, तो वो उन पर रिसर्च कर रही थी, तो उनको दिल्ली में कई लोगों ने कहा करे वो तो डकैत थे। तो फिर उनको किसी ने कहा कि आप अगर रियल में फूलन देवी पे कुछ लिखना चाहती रिसर्च, आप उदयपुर जाइए और डॉक्टर कुसुम बेगवाल से मिलिए, वो आपको फूलन देवी के विषय में आपको अच्छा बताएंगे। फिर वो मेरे पास है, हालांकि मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी भी नहीं, लेकिन फिर भी अपना काम में चला लेती हूँ। तो उनको आने के बाद मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए ये डकैत नहीं है, ये क्रांतिकारी महिला है। आज उस फूलन देवी के साथ जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा। एक लड़की को मतलब वो इतना ज़बरदस्त रूप से रोंदा गया तो वो किसी की नज़र नहीं आया। तो ये और कई लड़कियों के साथ होता है, एक ही लड़के के साथ थोड़ी हुआ क्या। लेकिन उस लड़के में एक विल पावर था, हिम्मत थी कि उसने बंदूक उठाई। आज चंबल के भीड़ों में जाके देखो, अपन एक रात नहीं रह सकते। वो लड़की वहाँ गई, डाकुओं के साथ रही, उसने बंदूक उठाई, ये करे, फिर उसने अपना बदला लिया। तो अब आपको डकैत लगे, बिल्कुल गलत है। मैंने किताब लिखी क्रांतिकारी फूलन, आपने वो उनको दी तो उनको समझ में आया कि वास्तव में आपने मेरा रास्ता चेंज कर दिया, नहीं तो मैं भी उस तरह से लिख लेती। तो ऐसी कई किताबें, और मैंने कम से कम 96 किताबें लिखी। अब आपको एक एक किताब के विषय में क्या बताऊं। अभी आपने 96 किताबें भी लिखी है, अभी भी आपका आगे जो कलम है वो निरंतर जारी है। तो अभी आपका अभी जो वर्तमान में आपका क्या किस पे ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि इस क्षेत्र में ये कलम की लेखनी के मार्फत और एक नई क्रांति पैदा कर सके? देखिए अभी तो आप देखिए, मैंने अभी अंत में अभी लॉकडाउन में मैंने अपने जीवन की जो बायोग्राफी होती है ना, पहले मैंने निकाली थी पिक्टोरियल बायोग्राफी। तो जैसे बाहर से लोग आते, ऑस्ट्रेलिया से आते, कनाडा से आते, वो आते बाहर से, वो लोग मेरी लाइफ के विषय में मुझे कुछ मांगते थे कि आप हमें दो। उस समय मैंने पिक्टोरियल बायोग्राफी निकाली। उसमें खाली फ़ोटो के माध्यम से उनको भाई आपको चाहिए ये ले जाओ, वो भी छपी, काफ़ी लोगों के पास गई। लेकिन उसके बाद अभी ये जो लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन में कहीं निकल नहीं सकता। तो मैंने अब लाइफ में क्या, अब मैं 73 में पूरा कर चुकी हूँ। तो जो बायोग्राफी मैंने अपने 2 पार्ट में निकली है, और उसके दोनों का नाम मैंने हर कदम एक नई जंग लिखा है, वो दोनों पार्ट निकल चुके। और उसके बाद अभी मेरी एक काव्य संग्रह भी निकलने वाला है, यहाँ ही करा है, एक उपन्यास और निकलने वाला है, मंगलसूत्र के बिखरे मोती। तो मैं हर एक में वो देना चाहती हूँ कि भाई ये मंगलसूत्र पहना के लोग महिलाओं को गुलामी की तरह डाल देते हैं, बस मंगलसूत्र के बिना तुम्हारा कुछ होता नहीं। तो उसमें मैंने मंगलसूत्र का खोल के बताया कि मंगलसूत्र पहनाने के बाद भी महिलाओं की क्या हालत होती है, वो मैं अपने उस उपन्यास को दे रही हूँ, वो अभी लिख रही हूँ, छप रहा है। आप जिंदगी के 75 साल के पड़ाव पर है, तो आपकी जो असली पूरी जिंदगी के जो 75 साल का जो आपका सफ़रनामा रहा है, जितनी संघर्ष भरी आपकी यात्रा रही है, उसमें सबसे अहम जो आप अभी आपके पास सबसे जो बड़ी अमानत है वो क्या है? मेरी अमानत मेरा साहित्य है।
सबसे बड़ी अमानत है, ये ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान भंडार है। मैंने अपनी 96 किताबों में एक उपन्यास लिखा है, उसका नाम है गूंज उठी थालियाँ। तो वो गूंज उठी थालियाँ लगभग 350 पेज का उपन्यास है। वो दिल्ली में किताब घर प्रकाशन, जो एक नामी प्रकाशन है, उसने छापा है। और उसमें मैंने जो लड़कियों को, क्योंकि मैं महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी अन्याय में सहन नहीं कर सकती, तो जो लड़कियों को पैदा होते ही फेंक देते हैं, तो मैंने अपने उपन्यास को वहाँ से उठाया कि जिस लड़की को घर से फेंक देते हैं, वो लड़की धीरे धीरे आगे जाकर इंटरनेशनल लेवल पर काम कर लेती है। तो ये मेरे उपन्यास का एक ताना बाना, हर तरह की बुराई मैंने उसमें उसको सामना करने के लिए उस लड़की को मैंने तैयार किया था। ये मेरा जो उपन्यास है ये मतलब काफ़ी जा रहा है, उनको जिन्होंने पब्लिश किया है उनको भी मतलब इसके काफ़ी उनको वो मिल रहे हैं आदेश वगैरह। और अब मैं लास्ट में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो जहाँ मैंने SC/ST यूनियन चलाई थी, और यूनियन के हमने सभी अधिकार लिए थे, जबकि ये SC/ST का जो संगठन होता है वो कभी मतलब लेबर के अंदर वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन हमने लेबर यूनियन के हिसाब से उसको करी थी। और हमने जिस खरी सच्ची ईमानदारी से जो यूनियन चलाई और जिसकी सज़ा मुझे मिली, तो वो उस समय हिंदुस्तान जिंक में हमारे लोगों में इतनी हिम्मत आई थी बात करने के लिए कि वो उसका इतिहास मैं अब लिख रही हूँ। और ये बहुत लंबा काम है, इतनी फाइल है, इतनी गांठें मेरे पास पड़ी, इतना है मतलब एक दिन में 5 लेटर भी मानो, 10 लेटर मानो, तो एक महीने के कितने होते हैं, 300 साल के जोड़ता हूँ, हज़ारों लेटर मैंने लिखे। अब इतने लेटर को तो मैं उसमें दे नहीं सकती स्मारिका में, तो खास लेटर निकाल के एक क्या क्या कर, लेबर को भी ये लगना चाहिए कि भाई ये ऐसा काम भी होता है। ऐसे यूनियन भी अगर खरी सच्ची ईमानदार से आप यूनियन चलाओगे तो आपका वास्तव में जुड़ा होगा। तो मेरा उस समय भी जैसे भारत में जितने भी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग चलते थे, उन सब की मीटिंग होती थी दिल्ली में, तो मुझे बुलाते थे, कहते थे। एकमात्र मैं महिला थी जो श्रमिक यूनियन चला रही थी पूरे इंडिया में। ये सब वहाँ पर दिल्ली में सब संगठन इकट्ठे होते थे, सब जगह से जेंट्स आते थे, लेकिन उदयपुर से भारतीय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में मैं एकमात्र महिला थी जो श्रमिक यूनियन चला रही थी। अब मैं उसका इतिहास लिख रही हूँ। अब उसके आगे अभी और कुछ क्या लिखेंगे, अभी तो इतना भविष्य में है। यानी डॉक्टर कुसुम मेघवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका साधुवाद कि आपका यदि साक्षात लेना चाहे तो हम और भी यानी एक कई 24 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि आपका इतना 75 साल के पड़ाव पे आपका बहुत सारा एक लंबा सफ़र रहा है और बहुत आपने संघर्ष भरी जिंदगी से शुरू से लेके यहाँ तक 75 साल के पड़ाव पर, और आपने सोना बेच के सोना का आपने मोह नहीं रखा, सोना बेच के आपने कलम की ताकत को पहचाना और साहित्य के क्षेत्र में आपने कदम रखा, और आपने भारत में विदेशों में भी आपने बहुजन समाज के लिए, बहुजन महापुरुषों के लिए एक नई आपने मिसाल पेश की। इसी के तहत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत आपका आभार। और इसी के तहत आज हम इस उदयपुर नगरी की, झीलों की नगरी में हम आपसे मिलवाना चाहेंगे कि ये पूरा जो साहित्य है, ये पूरा खजाना है, ये डॉक्टर कुसुमलता जी ने संजो के रखा है। ये इन्होंने जो पूरा का पूरा लाखों का साहित्य है वो खरीदा है, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा का पूरा साहित्य इनकी लेखनी से लिखा गया है। इनके महापुरुषों की, जितने भी अपने महापुरुष हुए थे, उनकी वास्तविकता यानी उनको इतिहास के साथ दफन किया गया था, लेकिन वापस उनको जीवित किया गया है अपनी कलम की लेखनी के मार्फत। तो जितने भी हमारे ऑनलाइन मित्र से तमाम जितने भी जागरूक लोग हैं वो यहाँ से एक अच्छा आप साहित्य खरीदे, आप एक इन महापुरुषों का साहित्य पढ़े, ताकि आपको पता लगे कि इस हजारों साल का जो इतिहास था वो इतिहास कहाँ हमारा दफन हुआ, उस इतिहास के साथ हमारी क्या छेड़छाड़ी की गई, और जो वास्तविकता हमारे साथ जो पेश होनी चाहिए वो पेश नहीं हो पाई, और आज हम इस स्थिति पे हैं। तो हमारा तमाम सभी लोगों से निवेदन है कि डॉक्टर कुसुम मेघवाल उदयपुर जो एक महान लेखिका है, और उन्होंने भारत सहित पूरे विदेश में अपना लेखनी के मार्फत एक नाम कमाया है, और उनका जो तमाम इन चीज़ों के साथ आप उनका सबसे ज़्यादा एक पॉइंट और रह गया। तो उनके साथ और मैं मैम साहिबा का एक और कह रहे हैं कि एक और मेरा जो महन ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट है वो रह गया था, तो मैं वापस एक और श्रोताओं के साथ वापस एक अहम मुद्दे पर हम आते हैं। देखिए, मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि अभी वर्तमान में जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, और संविधान से हमें जो अधिकार मिले वो अभी अधिकार हमारे सब खत्म किए जा रहे हैं। देखिए, हमारे बच्चों का आगे भविष्य खराब हो रहा, पढ़ाई खत्म हो रही, नौकरियां खत्म हो रही, संविधान के विरुद्ध काम हो रहा, और सब मतलब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो इसके लिए हमें अपने संविधान के लिए काम करना बहुत आवश्यक है। एक जन आंदोलन राष्ट्रीय लेवल पर हम सभी को मिलकर छेड़ना चाहिए। मैंने 2012 में संविधान संरक्षण यात्रा की थी, क्योंकि मैं बहुत पहले खतरा महसूस कर रही थी कि संविधान पर खतरा है। तो मैं 2012 में निकली पूरे इंडिया में,
झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आपकी MP, UP और उसकी समापन हमने किया था बड़ौदा में। बड़ौदा में जो बाबा साहब की संकल्प भूमि है, जब उन्होंने संकल्प लिया था, तो आज हमारा संविधान और नागपुर की दीक्षा भूमि, ये उस बड़ौदा की संकल्प भूमि का परिणाम है। उस समय मैं पूरे भारत में गई थी, तो सबको मतलब ये अच्छा लगा था। वास्तव में इसकी अभी बहुत आवश्यकता है, तो उस समय से भी ज़्यादा आज की आवश्यकता है कि हम अपने संविधान को बचाने के लिए हम अपने स्वार्थ छोड़कर तन मन धन जो लगाने के लिए तैयार हो और जो बलिदान करने को तैयार हो, आज उनकी आवश्यकता है। हमें आज नामी लोगों की आवश्यकता नहीं, हमें एक वास्तव में एक जन क्रांति लानी है। हमें अपने सही भाई, आप बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब के 4 बच्चे मतलब बलिदान हुए, बीवी बलिदान हुई, बाबा साहब खुद बलिदान हुए। किसके लिए? हमारे लिए। बाबा साहब कितना कहते थे, उनके बच्चे बीमार थे तो बोलते थे कि भाई देखो, एक बच्चे के लिए मैं ब्रह्मा में अपने करोड़ों बच्चों का हित वो नहीं कर सकता, तो कितना दर्द होता है। आज कोई पिता ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा बाबा साहब को पढ़ेंगे तो आपको आंखों में आंसू आएंगे, रमाबाई को पढ़ेंगे तो आपको आंखों में आंसू आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप आज संविधान को प्रायोरिटी लेके चलिए, हमारे अधिकारों को और बाबा साहब के बलिदान को, उनके रमाबाई को, बच्चों के बलिदान को आप बचाइए। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है, पूरे भारत भर के मेरे भाइयों से, मुझे अपने बहुजन समाज के भाइयों से, ये मुझे पूरी एक आप लोग इस तरह से एक जन आंदोलन छेड़े, बिना नाम और बिना पद के आप निकलिए घर से, लोग बैठे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने हमें हिंदू धर्म के कीचड़ से निकालकर आपके बौद्ध धर्म का रास्ता बताया, तो मैं राष्ट्रीय बौद्ध महापरिषद के हिसाब से भी मैं काम करती हूँ, धर्म का प्रचार भी करती हूँ। उसके लिए मुझे जापान वालों ने अवार्ड भी दिया है, नेता पीठक अवार्ड, काफ़ी अवार्ड मुझे मिले हैं। इतना सबका तो मैं यहाँ पर वो नहीं बता सकती, लेकिन ये जगह जगह बुद्ध विहार बनाना या धर्म का प्रचार करना, ये भी हमारी सबकी टॉप प्रायोरिटी। हमें सबको इसके लिए काम करना चाहिए। आज भी अगर कोई जन आंदोलन रियल में छेड़ता है, तो भले मेरी उम्र भले 74 हो गई, लेकिन अभी भी हम तो आने के लिए तैयार है, लेकिन कोई रियल काम तो करे। हर संगठन देखते हैं अपना अपना, वो चलो जो हर दाद देते नहीं हम कर रहे हैं वो सही है, दूसरे को मानता नहीं है। तो आज संविधान को प्रायोरिटी, हम तो जहाँ भी जाते हैं बाबा साहब की 22 पुस्तिका पे काम करते भाई, ये है बाबा साहब का, हमारा अपना कुछ है ही नहीं। मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ ना, मैं जो कहती हूँ बाबा साहब ने कहा वो कह रहे हो। तो बाबा साहब के बताए रास्ते पे हम काम करेंगे बिना स्वार्थ के, तो हम काफ़ी कुछ हमारा मैंने आपको थोड़ा समय लिया, इसके लिए मैं क्षमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें कीमती समय देकर आपकी जो संघर्ष भरी दास्तान हमें बताई, और आपने इस कलम की लेखनी की मतलब एक नारी शक्ति होकर आपने इस खेत खलियानों और उस सामंतवादी सोच के साथ आपने इस कलम की आवाज़ के मार्फत भारत में, पूरे देश में महिलाओं और दलित वर्ग या बहुजन समाज को आप जागरूक करके और बाबा साहब को मिशन के लेके गौतम बुद्ध और धम्म की यात्रा के साथ आपने इस मिशन को यहाँ तक लेके आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी नारी शक्ति को हम सैल्यूट करते हैं। और हमारी 4 दिवसीय यात्रा जो बाड़मेर से शुरू हुई थी, आज हम झीलों की नगरी उदयपुर में मौजूद है, और हमें डॉक्टर कुसुम मेघवाल उदयपुर से मिलने का हमें सौभाग्य मिला। वास्तव में हमारा जो पूरा यात्रा का सफ़र है वो वास्तव में एक सफल रहा है, और भी हम इस साहित्य के और इस कलम और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ भी हम जाएंगे तो ऐसे प्रतिष्ठानों, ऐसी जानी मानी शख्सियतें, ऐसे लेखिके, कवियाँ और भी खेल की प्रतिभाओं के साथ ऐसी महिलाओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे, ताकि इनकी संघर्ष भरी दास्तान आप सुनकर, अपने इनकी विचारों को सुनकर, इनकी लेखनी को आप आपके जीवन में उतार कर आप आगे बढ़ें। और आज सबसे जो ज़रूरत है वो है हमारे भारत के संविधान बसाने की, क्योंकि संविधान है तो हम हैं, और जो भारत का संविधान है उसकी बदौलत ही आज कुसुमलता जी या मैं और जितने भी हमारे महापुरुष या जितने भी हमारे पुरुष या नारी या जितने भी मजदूर वर्ग से लेके किसान वर्ग है, उनके अधिकार और उन्हें हक और एक इंसान जीने का जो हमें अधिकार दिया है, एक हमें इंसान होने का एक प्रमाण दिया है, वो दिया है हमारे भारत के संविधान ने। और भारत के संविधान की बदौलत ही आज हम इस मुकाम पर हैं। तो मेरा तमाम जितने भी जागरूक या जितने भी महिलाएं, पुरुष और जितने भी मेरे ऑनलाइन मित्र से, तमाम मेरी टीम से निवेदन रहेगा कि आप हमारे संविधान को बचाने की कोशिश करें, ताकि आने वाला हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। मैं तमाम डॉक्टर कुसुमलता मेघवाल उदयपुर के साथ तमाम मेरी एजुकेटर टीम बाड़मेर को मैं सैल्यूट करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कीमती समय निकालकर हमारा जो कारवा बाड़मेर से लेके या उदयपुर तक लेके आए, और भी हम यहाँ राजस्थान से पूरे भारत देश में धरातल पे जाके वास्तविकता के साथ हम एक नई क्रांति के साथ काम करेंगे, ताकि आने वाला जो हमारा भविष्य है वो सुरक्षित रह सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद।